हमारा कंपोजिशन लेवी हम लोग कल पढ़ रहे थे, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये कंपोजिशन लेवी फिर से शुरू कर देते हैं। कल लाइट चला गया था और नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसीलिए कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हम स्टार्ट से फिर से करते हैं। कंपोजिशन लेवी जनरली उन छोटे छोटे सप्लायर के लिए है जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं। छोटे सप्लायर हैं गुड्स के, ठीक है, गुड्स के छोटे सप्लायर हैं, वो कंपोजिशन लेवी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन लेवी में कुछ टर्नओवर का लिमिट है, टर्नओवर का लिमिट है। वो टर्नओवर जो है ठीक है। कंपोजिशन लेवी में आपका जो है तो कंपोजिशन लेवी का हमारा क्लास कल तो इनकम्प्लीट रह गया था। इसमें टर्नओवर का लिमिट है, एक नॉर्मल लिमिट है 1.5 करोड़ और कुछ स्टेट्स में 75 लाख का लिमिट है। यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर होगा तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपका 1.5 करोड़ से कम हो टर्नओवर। और कुछ स्टेट के लिए 75 लाख का लिमिट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक है। तो आप जब वेबसाइट में जाइएगा ना रजिस्ट्रेशन का, जैसे ऑप्शन में देखिए टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन का टाइप बना हुआ आता है, टाइप, वहाँ पर इस तरह से टाइप में रजिस्ट्रेशन में टाइप बना है। यहाँ पर ऐसे जैसे ही क्लिक करोगे दोनों ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। दोनों ऑप्शन मतलब कंपोजिशन लेवी में कराना है या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप जो चूज करोगे उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्म वही लगेगा जो पहले भी हम लोग रजिस्ट्रेशन में समझे थे, फॉर्म वगैरह वही है सारा चीज़। एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1.5 करोड़ और कुछ स्टेट में 75 लाख का टर्नओवर उसी तरह निकलेगा जो रजिस्ट्रेशन के केस में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन हमारा कंपोजिशन स्कीम में कौन से पर्सन एंटाइटल नहीं है लिख रहा है ये, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये 2 पॉइंट, यानी ऐसा पर्सन जो इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन अदर देन बोलता है रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ करके। तो वही हम अलग से लिख रहे थे कि कौन से पर्सन एलिजिबल है। रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट वाले नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ लास्ट क्लास में पढ़े थे कि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई अगर आप करते हैं गुड्स का तो आपका कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह का इंगेज है मेकिंग ए सप्लाई विच इज़ नॉट लेवेबल टू टैक्स, ऐसा सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं लगता है तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे, तब तो रजिस्ट्रेशन कराने का ज़रूरत ही नहीं है जब हम ऐसा गुड्स बेचते हैं जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला नहीं करा सकता है रजिस्ट्रेशन, इको नहीं करा सकता है। इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो हैं इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि बहुत सारे सप्लायर अपना सामान बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ये देते हैं। ये अमेजॉन जो है में सारा सामान बिकता है, रिबॉक का भी बिक रहा है, तुम्हारा अदर ब्रांड का भी सामान बिकता है, बहुत सारे सप्लायर हैं, ठीक है। और जो सामान मैन्युफैक्चरर है, कौन किस तरह का मैन्युफैक्चरर, तो ये पढ़े थे हम लोग 4 पॉइंट इसमें, आइस और आइस एडिबल्स, ठीक है, आइस और आइस एडिबल्स पहला। दूसरा टोबैको, ठीक है, एरेटेड वाटर, ठीक है। इसमें आइसक्रीम भी था, आइसक्रीम का जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं करा सकता है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टोबैको, एरेटेड वाटर, फिर था तुम्हारे पास
एक और आइटम था फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश से जो ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं वो नहीं करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें वो सारा चीज़ है जो कि नीचे हम बोले थे नोट्स में नीचे दिया हुआ है, आप देखिएगा, ठीक है। नोट्स में नीचे दिया हुआ है आपको ये चीज़, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये 4-5 आइटम वहाँ दिया हुआ है, कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइटम, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लायर्स, ये 5 आइटम का अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो नहीं करा सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन। तो ये सब कुछ बातें हैं। ये कंडीशन भी आपको याद रखना होगा कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके ऊपर ये कंडीशन और रूल्स लगेंगे, ठीक है। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट पर्सन है वो नहीं करा सकता है, ठीक है ना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन का रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं होगा, ठीक है। गुड्स अगर आपके पास हेल्ड है, ठीक है, गुड्स हेल्ड आप करके रखें, ऐसा गुड्स जो इंटर स्टेट कोर्स में आप परचेज किए थे। इम्पोर्टेड गुड्स आपके पास है, रिसीव फ्रॉम हिज ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड स्टेट, दूसरे स्टेट में। तो इस तरह के गुड्स का अगर आपके पास है तो उसका आप नहीं कर सकते हैं। गुड्स का बात कर रहा है क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और अगर है कोई तो जो मान लो गुड्स दूसरे स्टेट से खरीद के लाकर अपने स्टेट में बेच रहे हैं तो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो गया ना, ठीक है। वे द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक अनरजिस्टर्ड सप्लायर के पास अगर है, ठीक है, तो वो भी आपका उस तरह का सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड है उससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। ये लिस्टिंग कुछ दिया है, सेल पे टैक्स एज पर नॉर्मल, ठीक है ना। वो नॉर्मल इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे करेगा क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे का वो मैन्युफैक्चरर नहीं होता है। मैंडेटरी, जब आप कंपोजिशन स्कीम में कराइएगा रजिस्ट्रेशन तो आपका ये लिखना प्रोमिनेंट प्लेस पे, जो भी दुकान है उसका मेन प्लेस पे ये लिखा होना चाहिए कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं, यानी आप कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं। और जो कंपोजिशन स्कीम में कराएगा वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा कस्टमर में कैसे, ठीक है ना, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। ये आपको डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है। नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कंडीशन हैं कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड। ये आपको थोड़ा रीडिंग मारना पड़ेगा 1-2 बार तो याद हो जाएगा, है ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हम इसको अलग से लिखें, पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, नॉट अ कैजुअल, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और नॉट अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। वो ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ना ही नॉन रेसिडेंट है, पहला कंडीशन वो। फिर लिखा है मेन कंडीशन याद रखिएगा, नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, फैन टच करना, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो जो 4 क्वेश्चन बताए थे सुबह उसी को बनाओ, जो डाउट होगा फिर देख लेंगे, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके बाद और क्या था जी, नॉट सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट
ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, सॉरी इंटर स्टेट आउटवर्ड नहीं लिखे हम, आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इसका नहीं होना चाहिए वो सप्लायर इस तरह का। और क्या होता है, ये हमारा कंपोजिशन स्कीम वाले को अपना दुकान में लिख के रखना पड़ेगा कि भाई ये हम कंपोजिशन स्कीम में हैं, तो एक बोर्ड लगा के रखेगा दुकान में, अपना बोर्ड या प्रिंट आउट निकाल करके साट देगा, ठीक है, कि हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कस्टमर से जीएसटी नहीं कलेक्ट करता है, वो जो है क्या बोलते हैं विल इशू, क्या इशू करेगा ये, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। कस्टमर को जो बिल देगा ना वो टैक्स उसको ये नहीं बोलेंगे, टैक्सेबल इनवॉइस नहीं बोलेंगे, वो बिल ऑफ सप्लाई है, ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई देगा वो, टैक्सेबल नहीं बोलेंगे उसको हम लोग। समझ में आया बात? तो यही सब पॉइंट लिखा हुआ है, ये सारा आपको एक बार रीडिंग मार लेना। और वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए आइसक्रीम का, एडिबल ऑयल्स का, एडिबल आइस का या आइसक्रीम का, ठीक है, पान मसाला का, टोबैको का, एरेटेड वाटर का, ये सब का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, प्लस एक कंडीशन और कि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो कौन से पर्सन नहीं करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ऐसा पर्सन जो सप्लाई ऑफ सर्विस में इंगेज है, वो तो कभी नहीं करा पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ केवल बोला है रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर केटरिंग सर्विस में जो है वो करा सकता है, एलिजिबल है। यानी जो अदर सर्विस में इंगेज है, कोई रिपेयर सर्विस करता है, कोई हमारा बहुत सारा अलग अलग तरह का छोटा छोटा सर्विस बहुत सारा है, तो वो लोग नहीं करा सकता है। तो इसमें क्या है ना, एक प्रोविज़न है अदर सर्विसेज के लिए, अदर सर्विसेज वाले भी कंपोजिशन स्कीम में, अदर सर्विसेज वाले के लिए एक छोटा सा प्रोविज़न है, ठीक है ना। अदर सर्विसेज वाले कभी नहीं कराएंगे, केवल रेस्टोरेंट सर्विस वाला ही कराएगा कंपोजिशन स्कीम में, लेकिन अदर सर्विसेज वाले के लिए एक रूल बनाया गया है कि उनको भी बेनिफिट दिया जाए कंपोजिशन इसके, लेकिन अदर सर्विसेज के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर आप ये कंडीशन, ये अमेंडमेंट आया है बाद में, कंपोजिशन स्कीम टैक्सेबल परमिटेड टू रेंडर सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट, बोलता है सर्विस है अदर देन रेस्टोरेंट, उसको भी हम कंपोजिशन स्कीम में लाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन दिया गया है, ठीक है ना। मैंने अदर सर्विसेज वाले भी, लेकिन कंडीशन के साथ, ये अदर से ये भी कंडीशन उनको फुलफिल करना होगा, जो ऊपर पहले कंडीशन किए पढ़े वो तो करना ही पड़ेगा फुलफिल, उसके अलावा ये कंडीशन भी इनको फुलफिल करना होगा। कंडीशन एकदम सिंपल है। कंडीशन में क्या बोलता है, लिमिट तय कर दिया कि भाई सप्लाई ऑफ सर्विस कितना होगा तुम्हारा, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस कैन नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहला 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसका 10%, और बी 5 लाख, विच एवर इज मोर, ठीक है। तो अगर आपका टोटल सप्लाई ऑफ सर्विस इस कंडीशन से है, तो आप जो है कंडीशन के अंतर्गत आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। आप जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 रुपीज़ 20 लाख, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लिखता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यूरिंग
22-23 रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, उसके बाद लिखता है कैन ही अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि उस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में इंगेज। ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 22-23 में 3 लाख हुआ उसका। ठीक है, तो हमारा प्रोविजन क्या बोलता है कि ये दो कंडीशन आपको लगाना एकदम सिंपल है। पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख, वो दोनों में जो बड़ा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का सर्विस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा। सपोज पहला कंडीशन हमको देखना है कि भाई 10% ऑफ टर्नओवर पिछले साल का, तो पिछले साल का टर्नओवर आपको दिया हुआ है 20 लाख, तो 10% ऑफ 20 लाख निकाल लीजिए इक्वल टू 2 लाख पहला। और बी बी 5 लाख। दोनों में बड़ा कौन, इस दोनों में बड़ा कौन, प्रोविजन क्या बोलता है विच एवर इज मोर, तो बड़ा कौन हो गया 5 लाख। यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैनॉट एक्सीड ₹5 लाख ड्यूरिंग 22-23। ये है, तो एक्चुअल टर्नओवर कितना है इसका 22-23 का 3 लाख। वैल्यू ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 22-23 का कितना दिया है, एक्चुअल में 3 लाख। तो विद इन लिमिट है ना, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। है कितना एक्चुअल में 3 लाख ही है। तो इसका मतलब ही कैन ऑप्ट रजिस्ट्रेशन एज कॉम्पोजिशन स्कीम। समझ में आया बात। मतलब 5 लाख तक अगर उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है एक्चुअल में 3 लाख। 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही ना कंडीशन निकल के आ रहा है। 5 लाख भी अगर होगा तो भी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में रजिस्ट्रेशन करा पाएगा कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 5 लाख हो, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 5 लाख निकल के आ रहा है। क्लियर? हाँ जी। हाँ सर। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ देख लो आपके नोट्स में क्या लिखा है। राम सेवक हैज ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 19-20। ये ऑप्ट कर रहा है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इससे पहले 19-20 से पहले वाला ईयर का दिया है 18-19 का कितना 60 लाख। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 ही कैन सप्लाई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। वो सप्लाई सर्विस में इंगेज जरूर है लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं है। रेस्टोरेंट सर्विस वाला को ये ऊपर नहीं है लगता ये रूल, ये केवल अदर सर्विसेज के लिए दिया गया है कि अगर अदर सर्विसेज वाला भी कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है तो उसका लिमिट यही इस तरह से निकाल लेना है। तो उसका पिछले साल में कितना टर्नओवर था 60 लाख, तो 60 लाख का 10% पहले निकाले तो 6 लाख और 5 लाख, दोनों में बड़ा कौन, ऑब्वियसली 6 लाख।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर करंट ईयर में 19-20 में उसका 6 लाख से कम का अगर या 6 लाख तक होगा तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो 19-20 में उसका सप्लाई ऑफ सर्विस पे कितना दिया था? अच्छा, अमाउंट नहीं दिया है इसमें, तो हम लिखेंगे आंसर कि अगर उसका सप्लाई ऑफ सर्विस का टर्नओवर 6 लाख तक रहेगा, आंसर यहाँ लिखेंगे हम लोग, इफ सप्लाई ऑफ सर्विस not exceed rupees 6 lakh, then he can apply for composition scheme। तब वो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसका सप्लाई ऑफ सर्विस का टर्नओवर 6 लाख से ज़्यादा नहीं होगा तो कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकता है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? हाँ जी, क्लियर? हाँ सर। हाँ जी, हो गया, लिख लिया? चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया प्रोविजन, हम लोग पढ़ लिए कंपोजिशन स्कीम में। एक तो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम है, बहुत सारा कंडीशन पढ़े, और एक सर्विस वाला। अगर कोई सर्विस वाला भी चाहता है कि नहीं हमको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो उसका टोटल टर्नओवर निकाल लेंगे हम, और उस टोटल टर्नओवर में अगर 10 जो लिमिट है निकाल लेंगे कि मैक्सिमम कितना सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया बात? अब दूसरा एग्जांपल एक और कर लेते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज बोलिए ना, रहा है तो आवाज कहाँ से आएगा? लिख रहे हैं धड़ाधड़। अच्छा बोलेंगे तब ना आवाज आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है सर। बोलेंगे तब ना आवाज जाएगा जी, ऐसे कैसे जाएगा?
हो गया? क्वेश्चन लिख लिए? हाँ जी, थोड़ा सा सर। चलो बताओ इसका आंसर। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिस्टर मोहन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। ठीक है, आपको टर्नओवर दोनों का दे दिया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का भी और 21-22 का भी। ठीक है, तो बताइए क्या वो करा सकता है 22-23 में रजिस्ट्रेशन की नहीं कंपोजिशन स्कीम में? आंसर बताइए इसका। बाईस तेईस का हमको दिखना है कंडीशन क्या है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर का 10%। तो अब टर्नओवर का मतलब क्या? टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर। टर्नओवर केवल आपको गुड्स का या सर्विस का नहीं लेना है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर कितना है दोनों मिला करके? 42 लाख। ठीक है, 42 लाख का 10% आपको लेना है। 10% ऑफ 42 लाख 4,20,000 और बी 5 लाख। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट इसका दोनों में बड़ा कौन? 5 लाख। तो अगर 5 लाख इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो लिमिट निकल के आ रहा है, मैक्सिमम लिमिट फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ₹5 लाख, क्योंकि जो दो बड़ा है वही लेना है आपको, मैंने 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में कितना है इसका 22-23 में? 10 लाख। तो चूंकि वो मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस कर रहा है इसीलिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में नहीं होगा। लिख देंगे सिंस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 एक्सीड्स ₹10 लाख, सॉरी 5 लाख, एक्सीड ₹5 लाख, so he is not liable to register as composition scheme। बाकी जो कंडीशन है वो तो सारा फुलफिल करना ही हो। तो जनरल कंडीशन था कंपोजिशन स्कीम में कि वो सब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में इंक्लूड, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज नहीं होना चाहिए, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सारा तो लगेगा ही। ठीक है ना, समझ गए बात? तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है लिख लिए, ये बात पूरा लिख लिए आप लोग। हेलो, हाँ सर, हो गया। हो गया। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे होता है? किसके ऊपर रजिस्ट्रेशन बेस्ड होता है? जल्दी से बताओ। पैन। पैन, सही बोला। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो भी होता है पैन बेस्ड होता है।
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस्ड यानी पैन कार्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। हम एग्जाम्पल के आपको समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक मिस्टर मोहन है, ये 2 जगह रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, झारखंड में भी और बिहार में। वो चाह रहा है कि यहाँ ये चाह रहा है कि हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और यहाँ ये चाह रहा है कंपोजिशन स्कीम। ऐसा वो करा सकता है? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जीएसटी में जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ना पैन बेस्ड होता है। तो या तो आप झारखंड में भी रेगुलर करा लीजिए, तो बिहार में भी रेगुलर ही कराना पड़ेगा। वहाँ कंपोजिशन स्कीम में ही नहीं ऑप्ट कर सकते आप। यानी ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक दुकान का कंपोजिशन में दूसरा दुकान का आप रेगुलर में करा लेते हैं, नहीं। क्योंकि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, हम लोग शुरू में पढ़े थे रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक में भी, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सारे जगह का टर्नओवर मिलाकर देखते हैं कि एग्रीगेट हुआ। पूरे इंडिया में पैन बेस्ड जो है, पूरे इंडिया के लिए उसका एक ही पैन है, तो पैन बेस्ड हम लोग टर्नओवर जो होगा वो सब जोड़ देते हैं, जब जाके एग्रीगेट टर्नओवर निकलता है। झारखंड, बिहार सब, ठीक है ना। तो इसीलिए वो नहीं करा सकता। एक स्टेट में रेगुलर, दूसरे स्टेट में कंपोजिशन नहीं करा सकता। दोनों जगह कंपोजिशन ऑप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जगह रेगुलर ऑप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो एक रजिस्ट्रेशन आप रेगुलर बेसिस पे, दूसरा कंपोजिशन में नहीं करा सकते। ठीक है? cannot opt regular registration for one place and composition for another। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा होगा ही नहीं। जब से ही आप अप्लाई करोगे ना, एरर दिखा देगा। तो सभी जगह का रेगुलर होगा या सभी जगह का कंपोजिशन। ठीक है? अब इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। यहाँ सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। हम पहले क्लास, दूसरा क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में सारा बता दिए थे। ठीक है? चला के छोड़ क्यों दिया जनरेटर? आज जब लाइन सुबह से है तो समझ से जा रहा है। समझ में आया बात? क्वेश्चन हम लोग सारा पहले ही कर लिए थे, हम फिर से करवा देते हैं एक दो क्वेश्चन। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलता है हमको मालूम है। हम लोग शुरू में ही समझ लिए थे कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलता है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर भी हम लोग क्वेश्चन नोट्स में दिया हुआ है, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है? एग्रीगेट टर्नओवर का डिफिनेशन मालूम है ना, याद है ना? अरे जनरेटर क्यों नहीं बंद कर रहे हो भाई? ई ब्लॉक का बंद करो जल्दी से। ठीक, लाइन आ गया। ठीक है? देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बाद में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पहले करते हैं। देखो एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर कंसर्न इन पुणे। इन फाइनेंशियल ईयर 19-20 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई
टैक्स्ड अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, 1,42,60,60,000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स एक्सक्लूड का मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नीचे आइए, डिटेल इसका दिया हुआ है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्जेस 50 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट 58 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 32 लाख। और फिर दिया है वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम 2,60,000। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमको एग्रीगेट टर्नओवर देखना होगा इसका। 1.5 करोड़ अगर से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि स्टेट का नाम देखो, यहाँ क्वेश्चन में स्टेट का नाम नहीं दिया है, तो 1.5 करोड़ का लिमिट लगेगा। अगर लिख देता ना कि मेघालय या मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, तो 75 लाख का लिमिट है वहाँ, वो याद रखना होगा आपको। तो अब आप एग्रीगेट टर्नओवर पहले निकालिए, क्या उसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है। देख लीजिए, निकालिए। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन याद है ना, कैसे निकलता है। हम उसमें सारे तरह का टर्नओवर लेंगे, एग्जेम्प्टेड भी लेंगे, वैल्यू सप्लाई ऑफ सर्विस भी लेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स भी लेंगे, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड नहीं, इनवर्ड सप्लाई नहीं लेंगे। नील रेट वाला भी लेंगे, एक्सपोर्ट वाला भी लेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन यही है, सारा तरह का टर्नओवर आपको लेना है। ठीक है, जो आपका टर्नओवर है सप्लाई ऑफ गुड्स में जो आ रहा है, मैंने आउटवर्ड सप्लाई होना चाहिए, इनवर्ड नहीं। इनवर्ड सप्लाई तो टर्नओवर होता ही नहीं है, तो उसको हम क्यों लेंगे। ठीक है ना। तो इनवर्ड सप्लाई जैसे ये दिया हुआ है, इसको नहीं लेंगे। बाकी ये तीनों ऐड होगा, 50 और 58, 1,08,00,000। 1,08,00,000 प्लस 32 कितना हो गया, 1,40,00,000। ठीक है, तो 1,40,00,000 आपका यहाँ टर्नओवर निकला है टोटल। लास्ट वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो इनवर्ड सप्लाई है, इसलिए उसको नहीं लेंगे, वो टर्नओवर होता ही नहीं है। अब उसका टर्नओवर चूंकि 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल है। सो ए लिमिटेड इज इंटाइटल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है। क्या करता है, इतना टाइम लगता है जनरेटर बंद करने में, बता चलाना बहुत टाइम लेता है इसको। ठीक है, समझ में आया बात। चलो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। अरे बंद नहीं कर रहा तुम ई ब्लॉक का जनरेटर जी। अरे कहा बंद करो, तभी बंद करो, बंद करो ई ब्लॉक का जनरेटर। हाँ बंद करो। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ए लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन राजस्थान ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम फर्निशेज यू द फॉलोइंग। राजस्थान में वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जा रहा है, आपको पास डिटेल दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। इट रिक्वायर्स, इस 2021 में कराना चाहता है वो कंपोजिशन स्कीम में। उसके पास 19-20 का टर्नओवर दिया है 1,44,40,000। ठीक है, आइए क्या क्या है देख लीजिए। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये तो लेंगे हम। जीएसटी कितना लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको टर्नओवर निकालना, चाहे 5% पे करे, 2%, 12%, 20%, कोई मतलब नहीं उससे। टर्नओवर लेना है, लेकिन टर्नओवर निकालते समय जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इंक्लूडिंग जीएसटी है तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी नील रेट, इसको भी लेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई होली एग्जेम्प्ट, इसको भी लेंगे।
वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई बोलता है, ये नहीं लेंगे। इनवर्ड सप्लाई टर्नओवर होता ही नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाई चार्जेबल, इसको भी लेंगे। किस रेट से जीएसटी दे रहे हैं कोई मतलब नहीं, 5% वाला भी कुछ होगा, कोई 12% वाला, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ गए बात। अब ऐड कर दीजिए आप 59, 48, 240 और 30 सारा ऐड कर दीजिए, कितना बनता है टोटल देख लीजिए। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिए 59, 48, 240 और 30 लाख, तो बन रहा है 1,39,40,000, यानी वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, इतना उसका एग्रीगेट टर्नओवर बन रहा है। सब क्लियर? कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी का रेट क्या है? जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं उसमें रेस्टोरेंट सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस वाले को देना होगा 5%, आउट अपना जो उसका सप्लाई बनेगा उसका 5%। इसी में आएगा आउटडोर केटरिंग भी। और अदर का रेट है 1%, बाकी जो भी आएगा इसमें 1%। केवल रेस्टोरेंट सर्विस पे 5% लगता है। 5% मतलब 2.5% SGST और 2.5% CGST, आधा आधा। इसमें भी उसी तरह हो जाएगा 0.5 CGST और 0.5 SGST। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाया है, यो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो उसका टैक्स लायबिलिटी 1% के रेट से निकल गया, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, बाकी में सब में 1% निकालना आपको। तो 1,39,40,000 का 1% निकाला तो 1,39,400 रुपया टैक्स पड़ेगा, उसका टैक्स बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट। ठीक है, और रिवर्स चार्ज में जो यहाँ पर गुड्स खरीदा है वो 5 लाख का, ठीक है, रिवर्स चार्ज में पे करना है तो 5 लाख का 5%, यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर हम इस आदमी का निकाले, टोटल जीएसटी का कितना बनेगा लायबिलिटीज का, तो इसका बनेगा टर्नओवर जो टोटल है उसका बनेगा 1,39,40,000 का। ठीक है, 1% निकाले तो 1,39,400। ठीक है, और जो इनवर्ड सप्लाई, चूंकि रिवर्स चार्ज में इनवर्ड सप्लाई पे तो जीएसटी खुद पे करेगा वो, तो इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम के तहत आ रहा है, ठीक है, उसका 5 लाख का 5% वो पे करेगा। 5 लाख का 5%, तो 5 लाख का 5% 25,000 ऐड कर दीजिए टोटल, तो 1,64,400 उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगा। क्लियर? समझ में आया बात? तो आरसीएम पे भी तो खुद पे करता है ना रेसिपिएंट, जो खरीदा है उसी को देना होगा। ये ना रूल जी? तो ये निकाला है यहाँ।
क्लियर? हेलो, हाँ सर। समझ में आया बात? हाँ सर। तो कंपोजिशन स्कीम में आपको पहले कंडीशन देखना है, चेक करना है कि टर्नओवर, अगर फिर उसका लायबिलिटी पूछ रहा था इस क्वेश्चन में तो लायबिलिटी बना दी। टैक्स रेट जीएसटी के लिए 1% है, ठीक है, नॉर्मल और रेस्टोरेंट का 5%। सिंपल रेट है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारा रेट है कि आधे नहीं रहेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट और आउटडोर कंट्री का 5%, बाकी सब पे 1%। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। क्या लिखा है? XYZ लिमिटेड हैज अफेक्टेड इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है और यहाँ लिखा है इंटर स्टेट भी। तो इंटर स्टेट अगर वो सप्लाई करेगा तो क्या वो रजिस्ट्रेशन करा पाएगा कंपोजिशन स्कीम में? है इंटर स्टेट अगर कर रहा है, इंटर स्टेट, इंट्रा में कोई दिक्कत नहीं है, इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वो इंटर स्टेट भी कर रहा है, तब तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं कराएगा, ठीक है, नहीं करा सकता है क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में भी एंगेज है, ठीक है। तो यही आंसर लिखा है, मैन्युफैक्चरर कैन ऑप्ट इफ ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इन दिस केस XYZ हैज अफेक्टेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है ना। चूंकि वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है इंटर स्टेट, इसलिए वो नहीं करा सकता है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन। क्लियर बात? ये भी क्वेश्चन उसी तरह, ये देख लीजिएगा आप लोग, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। 5 नंबर भी बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कंपनी वांट्स टू ऑफ, मेन क्वेश्चन ये है, वांट्स टू ऑफ कंपोजिशन स्कीम फॉर फैक्ट्री इन राजस्थान। राजस्थान के लिए कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहा है और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना चाह रहा है? गुजरात के लिए। हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी हम लोग समझे कि अगर आप 2 स्टेट में अलग अलग सोच रहे हैं तो अलग अलग स्कीम में अगर दोनों जगह कंपोजिशन कराइए या दोनों जगह नॉर्मल, एक जगह नॉर्मल और एक जगह कंपोजिशन नहीं करा सकते आप, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये बन जाएगा। 6 नंबर भी उसी तरह का है, इसको भी बना लीजिएगा। अब आइए एक क्वेश्चन ये छुटा, क्या नाम है इसका? 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, इसमें कंपैरिजन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है? कंपैरिजन, कि हम नॉर्मल स्कीम में कराए रजिस्ट्रेशन या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है। ये कंपैरिजन है, ठीक है। इसमें आपसे कंपैरिजन पूछा है, बताइए कौन सा स्कीम बेटर होगा हमारे किसी पर्सन के लिए। आपको डिटेल दे दिया है, ठीक है। जो स्कीम बेटर होगा उसको सजेस्ट करना है हमको, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मिस्टर ए रिटेलर हु कीप्स नो इन्वेंट्री प्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। बोलता है परचेज करेगा वो 50 लाख का, जीएसटी 5% है उसमें। सेल्स एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, बोलता है
इसमें टैक्स इंक्लूड है। रुपीज़ 60 लाख, जीएसटी जो सेल्स में 5, यानी जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है 5%। डिस्कस वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, तो उस केस में 1% टर्नओवर उसका लगेगा। और एक्सपेंस ऑफ कीपिंग डिटेल रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी लॉ विल बी 1,20,000 पर एनम, which shall be get reduced to 50,000 if composition scheme is opted। बोलता है कि जनरली खर्चा उसको 1,20,000 रिकॉर्ड मेंटेन करने में होता है, लेकिन अगर वो कंपोजिशन स्कीम में कराएगा तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने का खर्चा घट के 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस 3 लाख है, ये अदर एक्सपेंसेस दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे वो नॉर्मल करे रजिस्ट्रेशन चाहे कंपोजिशन स्कीम में कराए, ठीक है। अब अंतर क्या क्या है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला अंतर, नॉर्मल में जो परचेज कर रहा है सामान वो उसका जो जीएसटी है, ठीक है ना, उसका उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, उतना टैक्स कम हो जाएगा उसका। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलेगा, ये हम लोग पढ़े। तो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो जो परचेज है, ठीक है, परचेज किया और उस पर जो जीएसटी पे किया वो भी तो उसका कॉस्ट हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स पे इंक्लूड हो जाएगा। तो जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, नॉर्मल का और फिर कंपोजिशन का, परचेज ऑफ गुड्स जब नॉर्मल में लिखेंगे ना तो इसमें से जीएसटी, चूंकि इसमें जीएसटी 5% इंक्लूड है, ठीक है, तो हमको हटा के लिखना पड़ेगा। 50 लाख 5% इंक्लूड है तो 105 हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। 5% जब इसमें इंक्लूड है तो 105% के बराबर का वो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो। 50 लाख डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 47,61,904। तो इसमें लिखेंगे 47,61,904, लेकिन इसमें पूरा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें तो जीएसटी भी कंपोजिशन स्कीम में परचेज गुड्स का जो जीएसटी है ना वो भी उसका कॉस्ट ही होगा, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है कंपोजिशन स्कीम में, इसीलिए हम टोटल लिख देंगे, 50 लाख पूरा लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया बात? अरे इंक्लूसिव लिखा है फिर ये, चलो ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या है? 3 लाख, ये तो सेम है दोनों जगह। फिर तुम्हारा रिकॉर्ड का खर्चा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का खर्चा, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। नॉर्मल में 1,20,000 लगेगा और कंपोजिशन स्कीम में 50,000 ही लगेगा। लिखा हुआ कि अगर कंपोजिशन करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल खर्चा आपका। ऐड कर लीजिए, 47 और 3 50 और ये 51,81,904 रुपया। यहाँ 50 + 3 53, या 53,50,000। ये टोटल एक्सपेंसेस। सेल्स में 60 लाख में जीएसटी इंक्लूड बोलता है, तो इसको भी हम हटा देंगे 5%। 60 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, 57 लाख कितना रहा जी? 14,000
285। सेल्स हो गया 57,14,285। इसमें भी वही आएगा 57,14,285। प्रॉफिट निकल जाएगा अब बिजनेस का। कैलकुलेटर मेरा कौन ले गया यार? हाँ, कैलकुलेटर यहीं तो था, नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ले क्या कुछ नज़र आ, वो उसमें दिखता नहीं, वो चार्ज करना होगा, बैटरी खराब है। 5714,285 माइनस 5181,904, तो प्रॉफिट आ गया यहाँ 5,32,381। इसमें प्रॉफिट देखिए 57,142,85 माइनस 53,50,000, 5,17,000, सॉरी 9,285, 51,79,285 प्रॉफिट। दोनों का अलग अलग प्रॉफिट निकल गया। अब टैक्स लायबिलिटी देखिए, अगर नॉर्मल में हैं हम, ठीक है, तो नॉर्मल में टैक्स कितना पे करेंगे? आउटवर्ड सप्लाई का देखिएगा, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई क्या मतलब? सेल्स, ठीक है ना। तो सेल्स में हमारा जीएसटी कितना इंक्लूड है? पहले आउटवर्ड सप्लाई निकाल लेंगे, उसका जीएसटी कितना आएगा। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 5% इसलिए ले रहे हैं कि 5% जीएसटी है। पहले हमको कॉस्ट निकालना था तो 100 लिए थे, अब हमको टैक्स निकालना है डायरेक्ट, ठीक है। 60 लाख डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो टैक्स इसमें आ रहा आउटवर्ड सप्लाई का 285,714, ठीक है, इतना टैक्स है। इसमें से हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो परचेज वाला है, परचेज वाला निकाल लेते हैं। 50 लाख डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनपुट टैक्स परचेज वाला निकाल लेंगे कि 50 लाख डिवाइडेड बाय 105 मल्टी। नॉर्मल में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना भाई, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना, कंपोजिशन में नहीं मिलेगा। तो ये आ रहा है 238095, 238095, 2,38,000, यहाँ 2,85,000, यानी नेट कितना टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल में बनेगा उसका। माइनस कर दीजिए 285,714 माइनस 238,095, तो 47,619 रुपये का, सॉरी 47,619, 47,619 रुपये का अगर वो नॉर्मल में रहेगा तो इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना एडजस्ट होने के बाद, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेज वाला गुड्स का टैक्स है। आउटवर्ड हम टैक्स कहाँ से निकाले? जो सेल किया उसका टैक्स है, ठीक है। दोनों को आपस में एडजस्ट करके ये नेट टैक्स लायबिलिटी बनता है, ठीक है। अब आ जाइए आप कॉम्पोजिशन स्कीम में। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएगा तो उसको टैक्स तो 1% देना है, 1%। तो सेल्स हमारा जो है ये है, सेल ये है 57,14,285, ठीक है। तो इसका टैक्स जीएसटी कितना बनेगा हमारा? 57,14,285 का 1%, 57,14,285 का 1%, तो ये बन रहा है आपका 57,1428, यानी 5,71,428 रुपया उसको टैक्स देना पड़ेगा,
ठीक है ना। 5,71,428 रुपये का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ टैक्स कितना पे करना पड़ेगा देख लो। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ 5,17,000 प्रॉफिट निकला है। प्रॉफिट गलत निकल गया क्या? 57,14,285 माइनस 53,50,000, प्रॉफिट तो गलत है। तुम लोग भी बोलता नहीं है जी, प्रॉफिट ये गलत है। 3,64,285 आएगा, ये है प्रॉफिट, ये वाला ठीक है ना। इसमें भी 57,14,285 माइनस 51,81,904, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो अब प्रॉफिट देखो हो रहा है कंपोजिशन स्कीम में, प्रॉफिट कितना हुआ उसको 3,64,285 का, प्रॉफिट भी कम है और टैक्स बर्डन भी देखो ज़्यादा है। कंपोजिशन स्कीम में उसको 5,71,428 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा और प्रॉफिट भी कम है। नॉर्मल में प्रॉफिट भी ज़्यादा है और टैक्स का लायबिलिटी भी कम है। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कि उसको किस में रजिस्ट्रेशन कराने में फ़ायदा होगा। नॉर्मल में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो नॉर्मल में वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो लिख देंगे हम लोग, मिस्टर जो भी है शुड ऑप्ट फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल में उसका टैक्स लायबिलिटी भी कम है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और कंपोजिशन में उसका प्रॉफिट भी कम हो गया और टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ गया। समझ में आया बात? हाँ जी, हाँ सर। चलो चलो हो गया बात ख़त्म। तो ये हम लोग सब क्वेश्चन भी कर लिए और ये आप लोग रीडिंग मार लीजिएगा। कंपोजिशन स्कीम पूरा ख़त्म। अब इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एग्जाम्शन। तो हम लोग एग्जाम्शन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्शन क्या है, और एग्जाम्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन, ठीक है। एग्जाम्शन के बाद हम लोग, अब एग्जाम्शन के बाद पहले वैल्यूएशन पढ़ लेंगे। अब वैल्यूएशन पढ़ने के बाद जो पुराना बुक है ना इंस्टीट्यूट का, वो हम ग्रुप में भेज दिए थे, मैंने ओल्ड सिलेबस वाला बुक का, उसका सारा बुक का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्शन और वैल्यूएशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बुक का क्वेश्चन सारा करेंगे, और जब बुक का क्वेश्चन करने के बाद फिर 2 टॉपिक बचेगा, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो आज इतना ही। कंपोजिशन स्कीम तक आप लोग फिर से एक बार रीडिंग मार लीजिए शुरू से लेकर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्शन थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें टाइम भी लगेगा, 4-5 क्लास मिनिमम लगेगा, ठीक है। चलो तो आज अभी इतना ही हम लोग करेंगे।